प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम लोक प्रशासन का लेसन नंबर 3 संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति करने वाले हैं। इस लेसन का आज हम जो प्रश्न करेंगे उसका नाम है राष्ट्रपति की शक्तियां तथा कार्यों का वर्णन करें। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न में हम राष्ट्रपति की शक्तियों को 4 भागों में बांटेंगे। पहला जो है कार्यपालिका शक्तियां, दूसरा है विधायी शक्तियां, तीसरा है वित्तीय शक्तियां, चौथा है न्याय संबंधी शक्तियां। तो सबसे पहले हम कार्यपालिका संबंधी शक्तियां करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रपति को निम्नलिखित कार्यपालिका संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं। नंबर 1, प्रशासनिक शक्तियां। भारत का राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का मुखिया है तथा सारे देश का शासन राष्ट्रपति के नाम पर चलाया जाता है। देश का शासन चलाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में परामर्श देने के लिए एक संघीय मंत्रिमंडल होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति को संघ के शासन के बारे में सारी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री से वह प्रशासन के बारे में कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह दायित्व है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के संघ प्रशासन व व्यवस्थापन संबंधी प्रस्ताव की सूचना प्रदान करे। दूसरी जो कार्यपालिका संबंधी शक्ति है वह है सैनिक शक्ति। भारत का राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च सेनापति है। वह सेना के सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। वह फील्ड मार्शल की उपाधि भी प्रदान कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय रक्षा समिति का अध्यक्ष है। राष्ट्रपति सेनाओं के संगठन तथा प्रयोग के बारे में आदेश दे सकता है, लेकिन ये आदेश सेना के उच्च अधिकारियों की सलाह से ही दिए जाते हैं। तीसरा कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति है वह है मंत्री परिषद से संबंधित शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार लोकसभा के चुनावों के पश्चात जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते समय अपनी इच्छा का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन अगर लोकसभा में किसी दल का बहुमत न हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपनी इच्छा का प्रयोग कर सकता है। चौथी जो कार्यपालिका संबंधी शक्ति है वह है नियुक्तियां। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण नियुक्तियां की जाती हैं, जैसे राज्यों के गवर्नर, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, संघीय लोक सेवा आयोग, वित्त कमीशन, चुनाव आयोग, भाषा आयोग के अध्यक्षों तथा अन्य सदस्यों, एडवोकेट जनरल, महालेखा परीक्षक, केंद्रीय प्रशासनिक प्रदेशों के चीफ कमिश्नर तथा उपराज्यपाल आदि। ये सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा करवाई जाती हैं। पांचवी कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति है वह है केंद्रीय प्रदेशों का शासन। केंद्र प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासन पर राष्ट्रपति का ही नियंत्रण है। केंद्रीय प्रदेशों का शासन राष्ट्रपति के नाम पर ही चलाया जाता है। राष्ट्रपति अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एवं नगर हवेली, गोवा, दमन दीप के केंद्रीय क्षेत्रों का प्रशासन चलाने के लिए कुछ केंद्रीय क्षेत्रों में कमिश्नर नियुक्त करता है। वह किसी पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को संघीय क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त करता है। कार्यपालिका संबंधी छठी जो शक्ति है वह है राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति विदेशों में भेजे जाने वाले राजदूतों, कूटनीतिक प्रतिनिधियों तथा वाणिज्य दूतों की नियुक्तियां करता है और विदेशों से आए राजदूतों व अन्य प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्र स्वीकार करता है। अन्य देशों के साथ संधियां व समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। तो ये विदेशी संबंधी राष्ट्रपति के मामले थे। अब बात कर लेते हैं
राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति यानी विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों में सबसे पहले नंबर 1 पे जो है संसद का अधिवेशन बुलाना। भले ही भारत का राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन वह इसका आवश्यक अंग है। संविधान के अनुच्छेद 58(1)(2) के अंतर्गत यह संसद को आमंत्रित एवं स्थगित करता है। संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन बुलाने तथा समाप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति संसद के अधिवेशनों का सत्रावसान कर सकता है। राष्ट्रपति को संसद के वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन बुलाने पड़ते हैं तथा इन दोनों अधिवेशनों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरी विधायिनी शक्ति जो है वह है संसद के अधिवेशनों का उद्घाटन और संबोधन। लोकसभा के आम चुनाव के पश्चात राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के इकट्ठे अधिवेशन में अपना भाषण देता है, जिसमें वह सरकार की नीतियों पर प्रकाश डालता है तथा सरकार के वैधानिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता है। इसके अलावा वह प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन में अपना भाषण देता है। तीसरी विधायिनी जो शक्ति है वह है लोकसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करना। अगर लोकसभा में एंग्लो इंडियन जाति के समुदाय को पर्याप्त स्थान प्राप्त न हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन जाति के प्रतिनिधियों की नियुक्ति लोकसभा में करता है। तीसरी विधायिनी शक्ति है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना। भारत का राष्ट्रपति ऐसे 12 व्यक्तियों को जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान अथवा सामाजिक सेवा में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, उन्हें राज्यसभा में मनोनीत करता है। ऐसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है। पांचवी जो शक्ति है वह है संयुक्त अधिवेशन बुलाना। यदि संसद के दोनों सदन किसी विषय पर असहमति प्रकट करें तो उस स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। नेक्स्ट है कुछ बिल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में पेश किए जा सकते हैं। कई प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किए जा सकते। प्रांतों की सीमाओं और क्षेत्रों के नाम बदलने वाले विधेयक और धन विधेयक तथा इसी प्रकार विधानमंडल में पेश होने वाले कई अन्य प्रकार के विधेयकों के लिए उसकी स्वीकृति आवश्यक है। व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक भी इसी प्रकार का एक विधेयक है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति। भारत का राष्ट्रपति जब चाहे संसद के निचले सदन को भंग कर सकता है, लेकिन वास्तव में वह इस शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है। तीसरी जो इसकी शक्ति है वह है वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति को बहुत से महत्वपूर्ण वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष शुरू होने से पूर्व राष्ट्रपति संसद के सामने वार्षिक बजट रखता है। कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति संसद से पूरक, अतिरिक्त और अपवादभूत अनुदानों की मांग कर सकता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। अंतिम और लास्ट जो शक्ति है वह है न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति को बहुत सी न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। अपने कार्यकाल में वह अपनी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राष्ट्रपति जिनको किसी अपराध के लिए न्यायालय ने विधिवत दंड दिया है उसको कम कर सकता है या उसको अक्षमा कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है तो उसकी मृत्युदंड को भी वह समाप्त कर सकता है या आजीवन कारावास में बदल सकता है। वह उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में उसे मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेनी पड़ती है। वित्तीय संकट के समय वह उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और संघ सेवाओं के कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर सकता है। तो ये न्यायिक शक्तियां हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूं आपको राष्ट्रपति की चारों प्रकार की शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और न्याय संबंधी शक्तियां ये समझ में आ गई होंगी। फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप अपनी पुस्तक से इनको अच्छी प्रकार से याद कर सकते हैं या फोन के माध्यम से
मेरे से संपर्क कर सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।